हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स, स्टडी रूफ में आपका स्वागत है। और हम लोग बात कर रहे थे आरआरबी एनटीपीसी के 100 डे क्रैश कोर्स पर, और हमारा जनरल अवेयरनेस का टॉपिक चल रहा था जिसमें हम ज्योग्राफी के सब्जेक्ट को लेकर और उसमें महत्वपूर्ण ऐसे पॉइंट्स जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, जहां से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उनको लेकर डिस्कस कर रहे थे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है जिस पर हमें डिस्कस करना है वह है रिवर सिस्टम। इससे पहले के टॉपिक में मैंने आपको पृथ्वी की उत्पत्ति और अक्षांश और देशांतर रेखा, भारत की अवस्थिति, भारत के द्वीप, भारत की सीमा रेखाओं के बारे में चर्चा की है। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो आप मेरे पिछले वीडियोस को जाकर देख सकते हैं, आपको आगे के वीडियोस बेहतर समझ में आएंगे। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आगे आने वाले जितने भी फ्री वीडियोज हैं और कोर्सेज की क्लासेज हैं वो सब आप तक पहुंचती रहे, और जो भी नोटिफिकेशन और अपडेट्स हैं वो आप तक मिलती रहे। आज हम लोग बात करेंगे भारत में नदियों के बारे में। तो देखिए, अगर नदी तंत्र के बारे में बात करें तो भारत में नदी तंत्र को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहली वो नदियां जो हिमालय से होकर गुजरती हैं, दूसरी वो नदियां जो भारत के प्रायद्वीपीय पठार से होकर बहती हैं। ठीक, और इनका विभाजन दूसरी तरह से भी किया गया है। एक तो वो नदियां जो अरब सागर में गिरती हैं और एक वो नदियां जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। अगर हम लोग देखें कि इनका क्लासिफिकेशन कैसे किया गया है तो हम लोग देखते हैं, ये हमारा भारत है, अगर देखा जाए तो ये हमारा कुछ भारत है, और यहां पर हम देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी है, और इधर देखा जाए तो अरब सागर है, और यहां पर हमारा इंडियन ओशन है। तो देखिए, अगर धरती का विभाजन, अगर हम अपने भारत की नदियों का विभाजन करते हैं तो एक तो यहां पर हम देखते हैं कि हमारा हिमालय गया हुआ है। ठीक, यहां पर सुलेमान की पहाड़ियां हैं, यहां पर कीर्ति हिल पहाड़ियां हैं, और यहां पर पामेर नॉट है। ठीक है, आपको यहां नक्शे में दिख रहा होगा। तो कुछ नदियां होती हैं जो हिमालय से निकल कर आती हैं। ठीक, इन नदियों में हो गई ब्रह्मपुत्र नदी, हो गई सिंधु, हो गई सतलज, हो गई गंगा है। ये सारी नदियां जो हैं जो हिमालय से होकर आती हैं, तो ये सारी नदियां हमारा हिमालयी नदियां हो गई। तो अगर एक विभाजन हम करके देखें तो ये हिमालयी नदियां हो गई, हिमालय की नदियां। अगर हम उत्पत्ति के आधार पर बात करें, मतलब अभी हम ओरिजिन के हिसाब से डिस्कस कर रहे हैं कि ओरिजिन के हिसाब से अगर नदियों का विभाजन किया जाए तो दो प्रकार की नदियां हमें मिलती हैं। एक तो हिमालय की नदियां और दूसरी वो नदियां जो प्रायद्वीपीय पठार पे बहती हैं। आपको पता होगा प्रायद्वीपीय पठार हमारा 3 कोण का है। कैसा है वो भी मैं आपको बता देता हूं। देखिए, जो प्रायद्वीपीय पठार है हमारा वो कुछ इस तरह का है। ठीक है, तो ये प्रायद्वीपीय पठार जो हमारा है, ये वाला हिस्सा जो आप देख पा रहे हैं, ये इतना हिस्सा, यहां पर जो नदियां बहती हैं उसको हम प्रायद्वीपीय पठार की नदियां कहते हैं। प्रायद्वीपीय पठार की नदियां। तो अगर उत्पत्ति के आधार पर बात की जाए तो नदियों को इन दो प्रकार से विभाजित किया जा सकता है। ठीक है, ये तो हमारी बात हो गई उत्पत्ति के आधार पर। दूसरी है कि वो जल कहां पर गिराती हैं, यानी डिस्चार्ज के आधार पर अगर हम बात करें तो नदियों का विभाजन दो तरीके से हो सकता है। पहला वो कि अरब सागर में जल गिराने वाली नदियां, और दूसरी जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं, जो बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं। तो अगर हम बंगाल की खाड़ी में जल गिराने की बात करें तो देखिए, जो संपूर्ण नदियां हैं उसमें से 2/3 नदियां बंगाल की खाड़ी में जल गिराती हैं और शेष नदियां अरब सागर में जल गिराती हैं। ये तो हमारी बात हो गई हिमालय की नदियों के विभाजन के बारे में। अब हम लोग, क्योंकि ये एक लंबा टॉपिक है इसलिए इसको 2 भागों में पढ़ेंगे। आज हम लोग जो देखेंगे वो हिमालय की नदियों के बारे में चर्चा करेंगे, और जो कल का हमारा वीडियो होगा, जो मतलब अगला वीडियो हमारा होगा, वो प्रायद्वीपीय पठार की नदियों के बारे में हम चर्चा करेंगे, और ये भी जानेंगे कि कौन सी नदी कहां पर जल गिराती है।
ठीक है, तो आइए देखते हैं। अगर हम हिमालय की नदियों की बात करें तो हिमालय की नदियां देखिए कौन कौन सी हैं आज जिनके बारे में हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो नदी आती है वो है ब्रह्मपुत्र नदी। उसके बाद हम बात करेंगे सिंधु नदी की, और फिर हम लोग बात करेंगे सतलज नदी की, या यूं कह लें कि इसकी जितनी भी ट्रिब्यूटरीज हैं, जो इसकी सहायक नदियां हैं, उन सब पर हम लोग आज बात करेंगे और देखेंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो यही सब होगा और हम लोग इन नदियों के बारे में जानेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करें ब्रह्मपुत्र नदी की, तो जैसा कि आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो तिब्बत से निकलती है। ब्रह्मपुत्र नदी हमारी जो है वो यहां पर एक जगह है, देखिए ये पूरा जो एरिया है, ठीक है, ये हमारा कैलाश रेंज है या कैलाश पर्वत है, ठीक है। तो जो भी नदियां हैं हमारी वो यहीं से कहीं ना कहीं निकलती हैं, तो इस बात को आप याद रखिएगा, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं कि कहां से निकलती हैं। तो देखिए यहां पर एक जगह है तिब्बत में जिसका नाम है चेमायुंगमा, और ये कहां पर है, ये मानसरोवर झील के पास है। ये मानसरोवर झील के पास है और यहां से देखिए ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है, और उसके बाद यहां पे एक पर्वत श्रृंखला है जिसका नाम है नामचा बरवा। इस पर्वत श्रृंखला का नाम है नामचा बरवा और इसकी ऊंचाई है लगभग 7755 मीटर। वो नामचा, ये जो हमारी ब्रह्मपुत्र नदी है ये 1200 किलोमीटर लगभग तिब्बत में बहती है। ये हमारा तिब्बत में है। जो ब्रह्मपुत्र नदी जो हमारी है वो 1200 किलोमीटर पूर्व की ओर बहती है तिब्बत से, और वो अरुणाचल प्रदेश और तिब्बत की बाउंड्री पर एक पहाड़ है, एक चोटी है जिसका नाम है नामचा बरवा, वहां से यू टर्न लेती है और देखिए हमारे भारत में प्रवेश करती है यहां से। और भारत में प्रवेश करने के साथ साथ आपको दिख रहा होगा कि ये जो क्षेत्र है ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। ये वाला जो क्षेत्र है ये अरुणाचल प्रदेश का क्षेत्र है। ये अरुणाचल प्रदेश में आती है, प्रवेश करती है, उसके बाद असम में बहती है, ठीक है। ये असम का क्षेत्र है और ये असम में बहते हुए उसके बाद बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है, और बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है, ठीक है। इसको समझने से पहले कुछ चीजें हमें समझनी होंगी। देखिए, अगर किसी नदी का बहाव क्षेत्र इस दिशा में है और इसी दिशा में कोई और या कोई अन्य नदियां निकलती हैं, तो इन नदियों को विभाजक नदियां कहा जाता है, ठीक है। इन नदियों को विभाजक नदियां कहा जाता है, ठीक। और अगर ऐसे कोई हमारी धारा है और अगर वो इस दिशा में बह रही है और कोई नदी आकर उसको इसी धारा में जोड़ देती है, तो इसको सहायक नदियां कहेंगे। इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा, ठीक है। और जो सहायक नदियों का जल ग्रहण क्षेत्र होगा, जैसे ये नदी इतने दूर का जल जो है अपने में प्रवाहित करती है और ये नदी इतने दूर का जल अपने में प्रवाहित करती है, तो जो मुख्य नदी है ये हमारी मुख्य नदी हो गई, देखिए, ठीक है। तो देखिए ये मुख्य नदी और ये इनकी सहायक नदियां,
तो सहायक नदी और मुख्य नदी का जो भी जल ग्रहण क्षेत्र होगा वो मिलाकर मुख्य नदी का जल ग्रहण क्षेत्र हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिएगा। अब आगे चलते हैं। अगर हम जल ग्रहण क्षेत्र की बात करें, देखिए अब ब्रह्मपुत्र नदी से जुड़ी हुई कुछ चीजें हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहली बात ओरिजिन की मैंने जो बात की है, तो ओरिजिन ये इसका हो गया, मतलब उत्पत्ति। उसके बाद अगर हम इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई तकरीबन 2900 किलोमीटर की है। 2900 किलोमीटर की लंबाई है। और देखिए भारत में होकर बहने वाली या भारत में होकर बहने वाली सबसे बड़ी नदी है या एवं सबसे बड़ा जल ग्रहण क्षेत्र भी इसी का है। जल ग्रहण क्षेत्र भी इसी का है। ठीक है, ये हमारी बात हो गई। अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि देखिए एक चीज और, इस नदी को यहां पर यानी तिब्बत के क्षेत्र में सांगपो के नाम से जाना जाता है। यहां पर इस नदी को कई अन्य नामों से भी जाना जाता है। देखिए सांगपो के नाम से जाना जाता है। ठीक है, या यारलंग सांगपो आप कह दें, यारलंग सांगपो या सांगपो के नाम से जाना जाता है। और जब ये अरुणाचल प्रदेश में प्रवेश करती तो दिहांग या दिबांग के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन दिहांग या दिबांग जो है इसकी सहायक नदियां हैं, तो कभी कभी उस नाम से भी इसको बुला लिया जाता है। ठीक है, अब अगर इसमें हम देखें तो देखिए कि जो ब्रह्मपुत्र नदी है इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं। इसकी सहायक नदियों के बारे में अगर हम बात करें तो देखिए सबसे पहले तो लोहित है। देखिए इसकी सहायक नदियां जो हैं वो कुछ यहां से होकर बहती हैं, कुछ यहां से आकर मिलती हैं, एक नदी यहां से आकर मिलती है, जैसे ये लोहित है, और एक नदी यहां से आकर मिलती है, कमेंग है, मानस नदी है। तो ये नदियां जो इसकी सहायक नदियां यहां पर आकर मिलती हैं, और उन्हीं के बारे में हम लोग देखते हैं। एक नदी तीस्ता है, तो तीस्ता इसकी यहां से आकर मिलती है, ये तीस्ता नदी है। तो इसकी जो सहायक नदियां हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए लोहित नदी है, फिर कमेंग नदी है जो इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद अगर हम देखें धनसिरी है, धनसिरी, सुभानसिरी, तीस्ता, और अगर हम देखें तो लहासा है, एक नदी लहासा है, लहासा नदी है, और एक न्यांग नदी है। तो ये इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां हैं। आपको जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो मोस्ट प्रोबेबली यहीं से पूछे जाएंगे, या तो ये भी पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है। लंबाई पर बहुत कम सवाल पूछे जाते हैं, लेकिन अगर ज्यादातर पूछा जाएगा तो यहीं से पूछा जाएगा कि ये कहां से होकर बहती है। ठीक है, एक चीज और देखने वाली बात है कि ये जो गंगा नदी है, जो हमारी गंगा नदी है जो आती है ऐसे, वो देखिए यहां पर चलकर पद्मा के नाम से बांग्लादेश में, और मिलने के बाद मेघना नाम से, और फिर ये मेघना जो कंबाइंड धारा ये अपना बंगाल की खाड़ी में गिराती है। ठीक है, और गंगा की एक सहायक नदी हुगली भी है जिसके किनारे कलकत्ता बसा हुआ है।
ये आपको बताया जाएगा, वैसे जब मैं गंगा नदी पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कि कौन कौन से प्रमुख शहर हैं, लेकिन चूंकि ये आकर बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र नदी से मिल जाती है इसलिए यहां पर इसका जिक्र करना उचित होगा। चलिए अगली नदी अगर हम देखें तो देखते हैं। अगर अगली नदी की हम बात करें तो वो है हमारी सिंधु नदी। और देखिए सिंधु नदी कहां से निकलती है, यहां पर एक जगह है मानसरोवर के पास ही जिसका नाम है बोखरचू। और ये नदी यहां से निकलती है और ये चलते हुए भारत के लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में आती है। उसके बाद ये गिलगित से निकलकर और पाकिस्तान में एंटर कर जाती है और पाकिस्तान में एंटर करते हुए कराची के करीब से बहते हुए ये अरब सागर में अपना जल गिराती है। अरब सागर में अपना जल गिराती है। ठीक है, ये हमारी सिंधु नदी हो गई। तो देखिए अगर हम सिंधु की बात करें, ठीक है, अगर हम ब्रह्मपुत्र नदी की बात करें तो 3 देशों से होकर गुजरती है, एक तो चीन, दूसरा भारत और तीसरा बांग्लादेश। और अगर हम सिंधु नदी की बात करें तो देखिए ये भी 3 देशों से होकर बहती है, एक तो चीन, दूसरा है भारत और तीसरा है पाकिस्तान। ठीक, उसके बाद हम लोग देखते हैं कि ये जो नदी है इसकी लंबाई की अगर हम बात करें तो इसकी लंबाई लगभग 2880 किलोमीटर है। ये एनसीईआरटी के हिसाब से अगर आप नेट पर देखेंगे तो इसकी लंबाई 2900 कहीं कहीं मिलेगी। तो आपको हमें गवर्नमेंट के डाटा के हिसाब से चलना है। ये आप देखेंगे तो एनसीईआरटी के हिसाब से डाटा, अगर आप नेट पे सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारे अलग अलग डाटा मिल जाएंगे, लेकिन अगर परीक्षा की दृष्टि से देखा जाए तो आपको इसी पर टिक लगाना है, यही आपका सही जवाब माना जाएगा। ठीक है, और दूसरे इसका अन्य नाम है सिंघी कम्बन के नाम से भी जानी जाती है ये नदी, सिंघी कम्बन के नाम से भी जानी जाती है। इसका मतलब होता है शेर का मुंह या लायंस माउथ। ठीक है, तो सिंघी कम्बन के नाम से भी ये नदी जानी जाती है। उसके बाद अगर हम देखें कि इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं तो देखिए अगर हम इसकी सहायक नदियों की बात करें तो एक नदी यहां पर आती श्योक, ये श्योक नदी है और इसके बहने का जो दिशा है वो ऐसे है, ये इस दिशा में बहती है। तो एक श्योक नदी हो गई। दूसरी अगर हम बात करें तो यहां पर गिलगित नदी आती है, गिलगित नदी आती है। और अगर मैं दूसरी बात करूं तो देखिए हुंजा एक नदी है, फिर नुब्रा एक नदी है। ये सारी नदियां इसकी सहायक नदियां। एक शिगार नदी है, ये इसकी सहायक नदियां हैं। उसके बाद देखिए ये नदी यहां पर एक गिलगित गॉर्ज का निर्माण करती है, गिलगित गॉर्ज का निर्माण करती है। ठीक है, गॉर्ज क्या होता है, देखिए ये 2 पहाड़ हैं दोनों साइड। ठीक है, और ये नदी जो है यहां से होकर पहाड़ों के बीच से बहती है और इनकी लंबाई बहुत ज्यादा होती है, लगभग 6000 मीटर के करीब इनकी लंबाई होती है।
तो यहाँ पर देखने पर अगर कोई व्यक्ति यहाँ पर खड़ा होकर नीचे झांकता है तो बहुत डरावना सीन लगेगा। ऐसी जो प्राकृतिक सीनरी होती है उसको गॉर्ज कहते हैं। ठीक, तो ये गिलगित गॉर्ज का निर्माण करती है, जो कि विश्व के सबसे बड़े गॉर्ज में से एक है, और एशिया की बात करें तो सबसे बड़ा गॉर्ज है। ये सब गॉर्ज तकरीबन 7 किलोमीटर गहरा है और बहुत पतले से गॉर्ज के बीच में हमारी सिंधु नदी होकर बहती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें कि इसकी अन्य कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, तो देखिए अभी इसकी अन्य सहायक नदियों में अगर हम बात करें तो चिनाब, झेलम, रावी, सतलज और व्यास जो है वो सारी नदियां कहीं ना कहीं आकर इससे ही मिलती हैं। तो अब हम उनके बारे में जानेंगे आगे चलकर। उनके बारे में भी जानेंगे। ठीक है, वो भी हम लोग देख लेते हैं। उसके बाद देखते हैं हम कुछ नदियां और हैं जिसको हमें याद करने की जरूरत है। एक खुर्रम नदी है जो इसकी सहायक नदी है, और द्रास नदी है। ये कुछ इसकी सहायक नदियां हैं जिनके बारे में पता होना चाहिए। जो क्वेश्चन है वो ज्यादातर सहायक नदियों से ही पूछे जाते हैं, या कभी कभी ये भी पूछ लिया जाता है, ये कई बार सवाल में पूछा गया कि सिंघी कम्बन किस नदी को कहा गया है, तो ये भी आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखना है। यहां से भी कई बार सवाल पूछे गए हैं। चलिए अब आगे देखते हैं। बस अब जो हमारा अगला लेक्चर होगा वो हम जानेंगे हमारी सिंधु नदी और सिंधु नदी से जुड़ने वाली अन्य नदियों के बारे में, जिन्हें पंचनद कहा जाता है। हम उनके बारे में जानेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।